हरे कृष्णा। वेलकम टू मॉडर्न वैदिक गुरुकुल। अभी सभी आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्या तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ऑफ कोर्स अर्जुन ने अलग थोड़ा प्रश्न पूछा था कि मैं माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, बट अगर हमको अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है तो माइंड तो कंट्रोल में रहना चाहिए, एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के समय भी। तब जाके एग्जाम के पहले क्यों, ताकि हमारा प्रिपरेशन अच्छे से होगा। एग्जाम के समय क्यों, ताकि जो प्रिपेयर किया है वो हमें याद आए और हम उसको अच्छे से लिख के अच्छे से स्कोर कर पाए। करेक्ट। तो अभी वैराग्य के ऊपर कभी हम और चर्चा करेंगे, अभी हमें बात करना है अभ्यास के ऊपर। तो आप सभी लोगों का एग्जाम आ रहा है, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे। तो हम लोग ने सोचा कि अभी और स्पेशली बिकॉज दिस इज फाइनल एग्जाम, तो 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 14 चैप्टर, एक एक सिलेबस के, सॉरी एक एक सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा टेंशन है कि इतने सब्जेक्ट्स, इतने टॉपिक्स और इतने सब्जेक्ट्स, इतने सारे चैप्टर्स एक एक सब्जेक्ट के कैसे कवर करें। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार हम मॉडर्न वैदिक गुरुकुल की तरफ से आपके लिए 20 टू 30 मिनट्स में हर चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन लाते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये पढ़ोगे तो एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विद इन 20 मिनट्स यू कैन रिवाइज द चैप्टर एंड आफ्टर दैट आपको थोड़ा सा एक बार क्विक रीडिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक बार सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे तो बीच के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बताते बताते मैं चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो पूछे जा सकते हैं या नॉर्मली टीचर्स लोग पूछते हैं वो भी मैं बोलूंगा, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिवाइजिंग। राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, उसके भी मैं अलग से कुछ टिप्स के वीडियोस बनाऊंगा कि हम कैसे आंसर्स लिख सकते हैं। बिकॉज साइंस में कौन सा टेंस ज्यादा यूज होता है, साइंस में कैसे कैसे वर्ब्स यूज हो सकते हैं, इस बारे में हम अलग से वीडियो बना के चर्चा करेंगे। अभी तो हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर 6th क्लास एंड इन 6th क्लास ऑफ कोर्स इसमें ये जो हम टॉपिक्स बना रहे हैं लिविंग साइंस पब्लिकेशन की बुक से बनाए, बट ऑफ कोर्स यू कैन रेफर इट फॉर एनसीईआरटी, जिस स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है या किसी स्कूल में और कोई पब्लिकेशन फॉलो हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो मोटी मोटा ओवरऑल यू विल सी दैट कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सो आई हैव गॉट अ स्मॉल keywords of the chapter कि इसमें क्या क्या concepts आते हैं। So now we are going to start chapter number 4, sorting materials into groups without wasting much time. So let us start. Now as you know, see I have written already sorting. तो ये जो चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो वर्ड बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है चैप्टर के नाम में ही। पहला है सॉर्टिंग और दूसरा है मटेरियल। तो पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल क्या होता है। तो अगर आप देखोगे अपने आसपास कोई भी चीज हो, चाहे मेरे बाजू में रखी हुई चेयर हो, ये बोर्ड हो, ये मैंने कागज के ऊपर जो मॉडर्न वैदिक गुरुकुल लिखा है वो हो, इसके ऊपर जो मैंने इंक चलाई है वो हो, या कोई भी चीज हो, आपका फोन हो, आपके स्कूल की बस हो, आपका बैग हो, बॉटल हो, एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक्चुअली उसको हम कहते हैं मैटर। उसमें एक्चुअली दो प्रॉपर्टी सेम होती है, दो प्रॉपर्टी, दो चीजें उसमें कॉमन होती है। क्या दो चीजें कॉमन होती है? एक चीज जो कॉमन होती है वो होता है कि इट विल हैव सम मास, उसका क्या रहेगा? मास रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स द स्पेस दैट इट इज ऑक्यूपाइंग। ओके, कोई भी चीज है अगर आप उसको रखोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इवन हम खुद भी हैं। करेक्ट, हम भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। इस रूम में जहां पे हम खड़े, आप जहां पे बैठे होंगे, आप अभी शायद सोफे पे बैठ के देख रहे होंगे या बेड पे लेट के देख रहे होंगे। अरे अरे, बेड पे लेट के मत देखना भाई, है ना, नहीं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप एकदम डिसिप्लिन के साथ यू कैन सिट ऑन योर चेयर, स्टडी चेयर, स्टडी टेबल, एंड आप प्रॉपरली फोन को सामने रख के अच्छे से देखिए। हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि उसको और रिवीजन में आप ला सकें। तो ऐसे जो डिसिप्लिन में बैठ के वीडियो देखा, क्योंकि मैं भी आपको शायद देख नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, तो नॉर्मली मैं जब क्लास में होता हूँ तो यू ऑल नो कि कितना स्ट्रिक्ट होता है, कोई हिल भी नहीं सकता और बिना कुछ काम के। तो लेकिन अभी तो आप पता नहीं कैसे बैठे होंगे, बट इट इज एडवाइस और आई एडवाइस यू that you should sit properly in discipline like you sit in class, then only the knowledge transfer will happen properly and your revision will take place nicely. So हमने देखा कि दुनिया में कोई भी चीज है उसमें दो चीज कॉमन है, मास और वॉल्यूम। एक्चुअल में इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर। इसी को क्या कहते हैं? मैटर। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अब मास का मतलब क्या होता है तो हमने क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ये फोम है
है ना, ये फोम है। इस फोम को अगर मैंने एकदम चूड़ा बना दिया, इसका मतलब इसको मैंने एकदम क्रश कर दिया, तो इसके अंदर कितना सब्सटेंस है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनीथिंग इज कॉल्ड एज इट्स मास। ओके, और वेट जो होता है वो अलग होता है। मैंने बताया था आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, कोई भी चीज को मैंने ऐसे रखा और छोड़ा तो नीचे आएगा, क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो अर्थ है इसको खींच रही है एक फोर्स से, करेक्ट? तो वो जो फोर्स इसके ऊपर लगता है उसको हम वेट कहते हैं। तो जो वेट है वो फोर्स, एंड मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द बॉडी। एंड सेकंड इज वॉल्यूम। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ पर्टिकुलर थिंग takes or occupies of the room or of the space where it is kept. So this is volume, mass and volume. तो दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसका मास है, वॉल्यूम है, तो वो मैटर होगा। लेकिन कुछ चीजें नॉन मैटर भी हो सकती है। क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स, जैसे डेफिनेशन है, जिसका मास नहीं होगा और जिसका वॉल्यूम नहीं होगा। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स? लेट मी टेल यू। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी रिमेंबरिंग फ्यू थिंग्स लाइक फीलिंग्स। अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो कुछ इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। वो इमोशंस का मास है क्या? 2 किलो का इमोशन। सर क्या डायलॉग मारा, 3 किलो का इमोशन निकला अंदर से। कोई इमोशन मेजर करने की मशीन है क्या? नहीं। तो उसका मास नहीं है और उसका वॉल्यूम भी नहीं है। अरे उसने मेरे दिल का एक बड़ा सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसा होगा क्या कि दिल का बड़ा सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया? तो इमोशंस वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई नहीं करता, मतलब जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो जो इमोशंस है उसका मास भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, मतलब इमोशंस आर नॉट मैटर। दिस इज वन थिंग। अनदर एग्जाम्पल दैट इज कमिंग टू माई माइंड, अभी मैं यहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, एक ब्लूटूथ डिवाइस और एक डिवाइस कनेक्ट किया है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ तभी तो रिकॉर्ड हो रहा है। जो माइक आपको दिख रही होगी मेरी कॉलर माइक, तो यहाँ पर सिग्नल्स, सिग्नल्स का कोई मास है क्या? सिग्नल्स का वॉल्यूम है क्या? और सिंपल, आपका मोबाइल, मोबाइल इज टेंजिबल, जो हम हाथ में रखते हैं, तो उसका मास भी है मोबाइल का, वॉल्यूम भी। तभी तो आप अगर कोई बड़ा मोबाइल खरीदोगे तो जेब भारी हो जाती है, ऐसा लगता है पैंट खिसक रहा है, तो बेल्ट थोड़ा टाइट करना पड़ता है। और अगर आपके पास कोई फोन या कुछ जेब में नहीं रखा है तो फ्री होता है, बिकॉज वो जो मोबाइल रखा है उसका क्या है? मास है और उसका वॉल्यूम भी है। उसने क्या किया है? जेब की जगह ले लिया। इसलिए अगर आप सैमसंग लेट अस से S24 अल्ट्रा या S25 सीरीज आ गई अभी, अगर आप वो खरीदते हो तो आपको देखना पड़ता है कि भाई मैं, मेरी पैंट की जेब बड़े साइज की होती है कि छोटे साइज की होती है, बिकॉज वो पैंट के जो जेब है उसके साइज को ऑक्यूपाई करने वाला है, करेक्ट? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन और उस फिर अगर आपने मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपने जेब में अगर वो मोबाइल रख लिया तो आप रुमाल रख पाओगे क्या? थोड़ा मुश्किल जाएगा। अच्छा, रुमाल रख लिया, लेकिन साथ साथ आपको ब्लूटूथ, अपना जो ब्लूटूथ डिवाइस है गाने सुनने के लिए, वो रखना है तो रख पाओगे क्या? नहीं, ऑक्यूपाई हो गया ना स्पेस। तो ये दो चीज है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये चैप्टर की पहली डेफिनेशन थी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, रिवीजन था, फिर भी आगे की चीजें हम थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। सो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट हाउ इज मैटर मेड अप ऑफ, और व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। जो मैटर है, कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई सब्सटेंस है, वो कैसे बना है? तो जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट थे बेचारे, उनको बहुत सारे काम होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये काम उन्होंने कहाँ से सोचा पता नहीं। उन्होंने क्या किया? डिवाइड करना चालू किया गोल्ड के एटम को, गोल्ड के एक शीट को, और उसको तोड़ते गए, ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए। आखिरी में एक उनके पास छोटा सा पार्टिकल बचा। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया गोल्ड एटम। एंड लेटर ही ऑब्जर्व कि जितने भी अलग अलग सब्सटेंस है, जब उन्होंने उनको ब्रेक करना चालू किया तो उसमें उसका ही एटम निकलता था। जैसे आप सिल्वर को ब्रेक करोगे तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल सिल्वर एटम है। अगर हम आयरन को ब्रेक करेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयरन एटम है। लेकिन उन्होंने वाटर को ब्रेक करना चालू किया, लेट से, तो वाटर में आखिरी में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया वो वाटर एटम नहीं था, उसको उन्होंने नाम दिया वाटर मॉलिक्यूल। कैन यू टेल मी व्हाई? Why is smallest particle of water called water molecule, while smallest particle of iron is called as iron atom? सिंपल रीजन, आई टेल यू। और आप लोगों को पता भी होगा शायद कि क्योंकि जो आयरन है वो एलिमेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। जो नेचर में क्या होता है? इंडिपेंडेंटली ऑकर होता है, हमको इंडिपेंडेंटली मिलता है। तो जो इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, मतलब जो एलिमेंट है, उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हमने वाटर की बात की, तो वाटर को जब आप ब्रेक करोगे तो आखिरी में आपको अकेला एटम नहीं मिला है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मिले हैं। तो उसमें हमको जैसे पता है दैट वाटर इज H2O, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। सो टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस और विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 2 टाइप के एटम है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मॉलिक्यूल। तो जो कंपाउंड है, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट,
the smallest particle of a compound is called as molecule, whereas the smallest particle of an element is called as atom. Now we will discuss it in detail, that what are element and compound. So let me write few things. I hope you must have understood or revised. आपका जो मैटर का रिवीजन है वो अच्छे से हो गया होगा. Now element and compound. तो element क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट, कंपाउंड. सो मैं एकदम बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं. आप बाद में जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है? तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस. व्हाट? प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस occurring in nature naturally or independently, they are called as element, whereas these are impure substance. Okay, so in later chapters we will discuss that impure substance can be a compound or a mixture also. तो कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है. तो जो कंपाउंड है और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एज यू नो. सो एज ऑफ नाउ कंपाउंड इज इम्प्योर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ or it is a combination of two or more elements. Okay, so this is one difference. In this what happens actually, two or more elements. तो मैं जो ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, बट स्टिल यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट काइंड ऑफ थिंग सो दैट यू कैन रिमेंबर और बिफोर एग्जाम यू कैन रिवाइज इट इजीली. टू और मोर एलिमेंट्स combined uniquely. What do you mean by uniquely? तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था वाटर में क्या हो रहा था, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा. ऐसा नहीं होगा कि भाई 3 हाइड्रोजन आ गए चलो आज वाटर बना लेते हैं. नहीं, ये साइंस है. साइंस के रूल ब्रेक नहीं कर सकते. ये लॉ है, नेचर के लॉ है. नेचर के लॉ ब्रेक नहीं कर सकते. खुद भगवान ने बैठ के आराम से बनाए हैं, ये ब्रेक नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर H2O में वैसे कोई और कंपाउंड रहेगा, जैसे कि मान लो NaCl में क्या हो रहा है, एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है. जब दोनों कंबाइन है तो क्या बना, एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड का. वेयर एज एलिमेंट में क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है. अगर हम बोलेंगे आयरन, तो आयरन इज आयरन को आप और ब्रेक नहीं कर सकते. अगर आपने बोला हाइड्रोजन को आप और ब्रेक नहीं कर सकते. हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हाइड्रोजन एटम होगा, यू कैन नॉट ब्रेक इट. ओके, बट यहाँ पर भी हम वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो वाटर में H2O है वो एक फिक्स कंपोनेंट है. ओके, तो आप मॉलिक्यूल को ब्रेक करके वाटर के एटम बना सकते हो, बट देन इट विल नॉट रिमेन वाटर मॉलिक्यूल. दैट इज द फैक्ट. सेकंड डिफरेंस और द थर्ड डिफरेंस इज दैट एलिमेंट्स आर 118 इन नेचर. एलिमेंट्स आर 118 इन नेचर. तो कुछ जो है इसमें से 92 नेचुरल हैं और जो बच गए वो क्या है, मैन मेड है, या साइंटिस्ट लोगों ने उसको क्या किया है, डिस्कवर किया है. तो 92 ही है नेचुरल और बाकी क्या है, डिस्कवर्ड है. तो आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा होगा 92 एंड रिमेनिंग आर, तो आप लोग माइनस करके निकाल सकते हैं. बट व्हेन वी कम टू कंपाउंड, तो कंपाउंड इज लाइक मेकिंग वर्ड्स आउट ऑफ 26 अल्फाबेट्स. अल्फाबेट कितने होते हैं, 26. लेकिन अगर मैं बोलूंगा आपको वर्ड्स कितने होते हैं, भाई डिक्शनरी खोल के देख लो कितने वर्ड्स होते हैं. गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी डिक्शनरी में आज तक पूरे के पूरे इंग्लिश के वर्ड्स आ गए होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. और इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज की डिक्शनरी की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड्स कभी भी, जो लेटर्स हैं वो कम होते हैं. जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अक्षर, तो जो अक्षर है वो कम है, लेकिन अगर हम हिंदी में शब्द बोलेंगे तो कितने सारे हैं. ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है कि जो 118 एलिमेंट्स है, बट जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं. और इवन वी कैन नॉट काउंट, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर which are formed by the combination of these 118 elements in nature. So some are easily available, some needs to be like, some are not that easily available like that. Okay, so we have completed the discussion of element and compound. While just because we are doing revision, but still if you get any doubt, then surely you can write it in the comment box so that we can take it in the next class. Okay, now जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, बिकॉज अभी हमने जस्ट एलिमेंट एंड कंपाउंड को पढ़ा, तो ये एलिमेंट कंपाउंड बनते कैसे हैं. तो देखो यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन है ना, मैं वाटर का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सबसे आसान है. सब लोग दिन भर पानी पीते रहते हैं, है ना, क्लास चलता रहता है और टीचर को पूछते हैं, मैं ड्रिंक वाटर, क्योंकि क्लास को डिस्टर्ब करने का खास शौक है, इसलिए हम लोग वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं. यहाँ पर H2 plus O2. सी यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्योर है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्योर है. सो दीज आर एलिमेंट्स. बट व्हेन वी आर टॉकिंग हियर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया है.
और यहाँ पर ये क्या है, इम्प्योर है, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। ओके, तो हमको ऑफकोर्स इक्वेशन को क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ वाटर फॉर्म्स इन नेचर, बट हम लोग इसको आसानी से लैब में नहीं बना सकते हैं, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था विल नॉट गो आउट ऑफ द रिविजन टॉपिक डिस्कशन। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ओके, ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि सर हमारे नेचर में बहुत सारे चीजें हैं, उनको हम मैटर कहते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपाउंड्स है, उनका हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल देख लिया। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें हमें क्लासिफिकेशन भी दिया है दैट व्हाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन द माइंड। यस, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज क्लासिफिकेशन मेक्स अवर लाइफ इजियर। जस्ट इमेजिन कि आप किसी दुकान में गए और उधर बच्चे के भी कपड़े हैं, बूढ़े के भी कपड़े, एक ही जगह पे, ऑफकोर्स दुकान में होते हैं बट एक ही जगह पे, एक ही शेल्फ में बच्चे के भी हैं, बूढ़े के भी हैं, बड़े के भी हैं, आंटी के भी हैं, अंकल के भी है, दादा के भी है, दादी के भी है, धोती कुर्ता भी है, पैंट पैजामा भी है, और पटियाला सूट भी है, सब कुछ है, साड़ी भी है उधर ही, है ना, गाउन भी है, हर चीज है उसी में। आप कैसे जाके देखोगे कि मुझे कौन सा चाहिए? इसलिए हम दुकान में जाते देखो वहां सॉर्टिंग रहती है कि नहीं रहती है, कि हाँ ओके, यहाँ पे बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे लेडीज लोगों का सेक्शन है, और यहाँ पे गर्ल्स लोगों का सेक्शन है जिनका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है ना। उसके बाद अंकल लोगों का सेक्शन एक साइड के कोने में रहता है भाई, उनको मालूम है दो कपड़े देख के एक तो ले ही लेगा बंदा। तो ऐसे करके क्या होता है, उसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं दुकान के अंदर भी, ताकि हम जाएं अपना काम करें, जो हमको लेना है लेके घर निकले, है ना, ज्यादा भीड़ ना करें दुकान में। हम लोग अपने घर में भी करते हैं, है ना। देखो आप, क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना, वुलन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स। आप सोचो, क्या आप ठंडी के समय आप कॉटन क्लॉथ पहन के घूमोगे? नो, वुलन लगेगा। कॉटन पहनेंगे तो और ज्यादा ठंडी लगेगी, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या डू यू वियर वुलन क्लॉथ्स इन समर? नो, बिकॉज वी हैव क्लासिफाइड, हमने क्लासिफाई किया है कि ये वाले टाइप के कपड़े वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ये वाले टाइप के कपड़े कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। तो हम लोग, हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। जब हम धोबी को कपड़े देते हैं तो उसको सॉर्टिंग करके देते हैं, भाई ये व्हाइट कपड़ा अलग है और ये वाले कपड़े अलग है, सिल्क के कपड़े अलग है, इसको अलग से धोना पड़ेगा। सॉर्टिंग करते हैं ना, अगर सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो धोबी भी ले जाएगा गधे के ऊपर और डालेगा तालाब में, पानी में, और पूरे कपड़े कचरा करके लाके घर पे दे देगा, तो खराब हो जाएगा कपड़ा, झगड़े हो जाएंगे हमारे। तो अगर हमको झगड़ों से बचना है तो सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन आवर डेली लाइफ। सो टू डिसाइड what things we can make out of them, okay, so this is how classification is necessary, and therefore we do classification everywhere, and this is what we have seen just before now that we have classified the matter, or we have classified all the things that are available in the nature in two types, that is element and compound, and there is mixture also that we'll be discussing in the next chapter, but as of now we have seen elements and compounds. Now the third part of the chapter is that how do you classify? क्लासिफिकेशन करना है भाई, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने से हमारा काम आसान होगा, और अपने को आराम की जिंदगी जीना बहुत पसंद है ना। किसी को अपने जिंदगी में ज्यादा झमेले नहीं चाहिए कि बस सुबह उठे और देख रहे हैं कि ब्रश किधर है, सब मिक्स है ना घर के अंदर, तो ब्रश किधर है, अरे टूथपेस्ट उधर पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा हमारे। आपने देखा होगा कि बेसिन के ऊपर एक बॉक्स होता है छोटा सा, उसके अंदर सारा ब्रश, टूथब्रश और पेस्ट और टंग क्लीनर सब कुछ रखा होता है, और सोप जो है वो बाथरूम के अंदर रखा होता है, करेक्ट। तो हम लोग अपना अपना जहां पे भी सॉर्टेड रहता है सब कुछ, और जितना ज्यादा सॉर्टिंग रहेगा, यू मस्ट हैव सीन कि हमारा काम उतना आसान हो जाता है। लाइब्रेरी में भी ऐसा ही होता है कि साइंस की बुक, इंसाइक्लोपीडियाज अलग रखी हुई है, फिक्शन अलग रखे हैं, नॉवेल अलग रखे हैं, स्कूल के सिलेबस की बुक्स अलग रखी है, और हर टाइप की बुक्स है लाइब्रेरी में। आप सोचो अगर सारी बुक्स एक साथ मिक्स रख दिया, और आपको एक आर्कियोलॉजी के ऊपर एक बुक पढ़नी है, या फिर लेटेस्ट से आपको पढ़ना है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो फिर आपको ढूंढने में हालत खराब हो जाएगी। देयरफॉर जो लाइब्रेरियन होता है उसका काम ही क्या होता है, सॉर्टिंग का, उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। अगर आपको सॉर्टिंग का काम पसंद है तो आपके लाइब्रेरियन का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके सामने है, डोंट वरी। तो मैं कह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, हमको समझना है, बट अब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी पड़ती है। ऑफकोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट, but we will take only some important one, or most important one, as per 6th syllabus. Okay, so one of the property that we can use for classification is appearance. दिख कैसा रहा है ना। हम लोग भी क्लासिफाई कर देते हैं ना कई बार, ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है, मैं उतना अच्छा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बट माइंड में भी आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग भी ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, अरे ये इंसान काला है तो ये खराब होगा, ये गोरा है तो अच्छा होगा, या फिर ये थोड़ा ठाट बाट से चल रहा है, अच्छे कपड़े पहना है या जूते महंगे वाले पहना है तो ये बहुत अच्छा इंसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
है ना। अपीयरेंस, ऑफ कोर्स अपीयरेंस हमको क्लासिफिकेशन में सब्सटेंस के मदद करते हैं, जो मैटर होता है, मैटर मतलब नॉन लिविंग थिंग, करेक्ट, इट इज नॉट लिविंग, ऑफ कोर्स वी आर आल्सो मैटर, नो डाउट, बट वी इन दिस कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर व्हिच इज नॉन लिविंग। तो अपीयरेंस हमको क्या करता है, हेल्प करता है, ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करने का ज्यादा, ठीक है। तो जो अपीयरेंस है वो हमको हेल्प करता है किसी चीज को क्लासिफाई करने में। व्हाट डज अपीयरेंस मीन, दैट हाउ डज अ सब्सटेंस लुक लाइक, और हाउ इज द सब्सटेंस लुकिंग लाइक, तो कैसा दिख रहा है उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हमको कौन सी कैटेगरी में डालना है ना। जैसे आयरन का अपीयरेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम का अपीयरेंस अलग होगा, स्टील का अपीयरेंस अलग होगा। तो हम उसके अपीयरेंस से डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेरे किचन में बर्तन रखा है, ये यूटेंसिल रखा है, ये क्या काम में मैं ला सकता हूँ, है ना। अगर आप स्टील के बर्तन में, आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना हम डायरेक्टली नहीं बनाने जाते हैं कई बार, ठीक है, हम लोग स्टील आजकल जनरली घर में यूज करते हैं, तो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंगली। आप प्लास्टिक में जाके खाना बना लोगे क्या, देख के समझ में आता है भाई ये प्लास्टिक है, ये स्टील नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, आयरन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में खाना नहीं बनाते, क्योंकि उसको जैसे ही आप गैस के ऊपर रखोगे तो जल जाओगे, आप नहीं जलोगे, सॉरी, वो क्या होगा, वो बर्तन जल जाएगा, है ना। तो अपीयरेंस इज वन second factor that is helpful. So I'm writing here in short, I'll not write in much detail, but here is properties, and the first we have discussed is appearance, कि वो appearance उसका कैसा है। second property is luster, okay, luster means how much does a substance shine, कौन कितना शाइन कर रहा है उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दो दो मेटल आया, दो सामान आया, और एक एकदम काला 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 दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा है, और दूसरा एकदम चमक रहा है, और आप ध्यान से देखा आपने तो आपको पता चला दोनों लोहा है। लेकिन अगर आपको लोहा वो खरीदना है या आपको लाके अपने घर में उसको कहीं यूज करना है, आप कौन सा यूज करोगे, जो चमक रहा है वो यूज करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि जिसके ऊपर ब्राउनिश लेयर रखी हो शायद रस्टिंग होगा, वो रस्ट हुआ होगा, मतलब उसके ऊपर जंग लग गई होगी। आप वो जंग लगा हुआ अगर यूज करोगे तो फिर आपका काम पूरा होगा क्या, नहीं पूरा होगा, करेक्ट। इसीलिए हमको देखने से भी समझ में आता है, लस्टर से भी समझ में आता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, सब्सटेंस कैसा है। कुछ चीजें ज्यादा चमकती है, जैसे डायमंड, डायमंड जितना ज्यादा चमकता है उसका उतना ज्यादा प्राइस, करेक्ट। लेकिन अगर आप आयरन को आपका कभी आपको आयरन लेना है तो आप इतना चमकने पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अगर आपको सोना लेने जाना है या कोई सोना खरीदने जा रहा है तो क्या देखेगा, कितना शाइन कर रहा है। सो लस्टर इज वन फैक्टर which we can decide or which we can use for classification of matter. Third is texture. Texture is how does it feel like, how does a substance feel like। जैसे कि मैं बोर्ड पे भी कर रहा हूं तो अलग टेक्सचर है इसका, थोड़ा स्मूथ है। जब मैं कागज पे जा रहा हूं, यहाँ पर मैं जहाँ मॉडर्न वैदिक गुरुकुल लिखा है यहाँ पर मैं रब कर रहा हूं तो इट इज मोर रफ काइंड ऑफ थिंग। अगर यहाँ पे मेरे बाजू में दीवार है, अगर मैं दीवार को रब कर रहा हूं तो इट इज इवन मोर रफ, करेक्ट। सो दिस टेक्सचर, हाउ डज इट फील लाइक व्हेन यू टच। सो शायद आपने कंप्यूटर के सिलेबस में 6th क्लास में बिकॉज आता है, आपने वर्ड यूज किया होगा, पावर पॉइंट यूज किया होगा, उसमें हम बैकग्राउंड में टेक्सचर डालते हैं तो उसमें हमको अलग अलग टेक्सचर्स दिखते हैं। जो टाइल्स होती है उसमें अलग अलग टेक्सचर होता है, जितना ज्यादा अच्छा टेक्सचर उतनी महंगी टाइल्स। तो ये जो टेक्सचर है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट वी कैन यूज टू क्लासिफाई अ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज स्टेट, नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट को मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, STAT। स्टेट आपको समझ में आ गया होगा, स्टेट या महाराष्ट्र और सिक्किम, मणिपुर, ये सब नहीं है। स्टेट इज दैट वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कि गैस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कि गैस के फॉर्म में। तो हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेट comes in exam also. So there are 3 types of state that is there in our syllabus: solid, liquid and gas. Okay, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड, गैस की कि सॉलिड हमें कैसे पहचान में आता है, शेप की बात करते हैं हम, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, शेप और वॉल्यूम। ओके, तो वी नो दैट सॉलिड हैज अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सो आई एम राइटिंग फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि भाई देखो मेरे सामने टेप है, करेक्ट। अभी मैं इसको ज्यादा वो करूंगा तो भी इसका शेप क्या है, फिक्स है, ज्यादा बदलेगा क्या, नहीं, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। मतलब जितनी जगह इसको लेना है, आप इसको इस रूम में रखो, चाहे आपके घर में रखोगे, चाहे आपके टेबल पे रखोगे, कहीं पर भी रखोगे, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। मतलब ये जितनी जगह ले रहा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो सॉलिड होता है उसका दोनों चीजें, शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है, कैन यू टेल मी लिक्विड का क्या फिक्स होता है और क्या नहीं होता है। थिंक, थोड़ा वीडियो पॉज करके एक बार सोचना कि क्या होता है, ये टेबल को फिल करने की कोशिश करना और फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो लिक्विड है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। आप उसको जैसे कंटेनर में डालोगे वैसे शेप ले लेगा वो, करेक्ट। जैसे कि आपने उसको
ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो एक्चुअली वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड दैट लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ग्लास में डालोगे तो ग्लास के शेप का बन जाएगा, आप उसको अपने बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप का बन जाएगा, आप थाली में डालोगे तो पानी फैल जाएगा। तो आप जैसे कंटेनर में डालोगे वैसा उसका क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा। सो शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स, दैट इज वेरिएबल। आई एम राइटिंग वी, वी मीन्स वेरिएबल दैट कैन चेंज, बट वॉल्यूम इज फिक्स। आप उसको थाली में रखोगे तो भी 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, आप उसको ग्लास में रखोगे तो भी एक ग्लास पानी 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नो। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, गैस कहीं पे भी रहेगा, वो क्या होगा, अपना शेप भी बदल लेगा और वॉल्यूम भी बदल सकता है। एग्जाम्पल जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में आप चाहो तो आप 1 लीटर गैस भी डाल सकते हो, 10 लीटर भी गैस भी डाल सकते हो, वो कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा बस, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा उसका, बदल जाएगा। ठीक है, सो इट हैज बोथ, इट हैज वेरिएबल शेप एंड वेरिएबल volume. So this is about the state. So we can also classify matter, we can also classify matter on the basis of state. उसका state क्या है, whether it is a solid, liquid or gas. Next property is solubility. Next property is solubility. Okay, solubility का मतलब होता है कि जो अगर आप उस सब्सटेंस को आप पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो कितना घुलता है। ओके, ये भी एक फैक्टर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्युबिलिटी, लेट अस से आपके पास 1 गिलास पानी और आपने उसमें 2 चम्मच शक्कर डाला, लेकिन आप नमक डालोगे तो क्या जरूरी है कि 2 चम्मच नमक ही उसमें घुलेगा? हो सकता है ज्यादा भी घुल जाए और कम भी घुल जाए, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट इन दिस केस, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर इन दिस केस, इट डिपेंड्स। और सॉलिबिलिटी थोड़ा चेंज भी हो सकता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाए। मान लो अगर आपके पास ग्लास है, ग्लास में आपने पानी लिया, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्लास लिया और उस ग्लास में आपने 2 चम्मच शुगर डाला और वो घुल गया, फिर आप क्या करो उसको, और अब आप और शक्कर डालोगे तो घुलेगा नहीं, आपको शक्कर उधर ही दिखेगा। लेकिन आप अब इसको गर्म करो, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो और ज्यादा शक्कर घुलना चालू हो जाएगा उसमें। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। दिस इज नॉर्मल ट्रेंड, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, तो अभी हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये बात आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, ओके, दिस इज वन टॉपिक आई मिस्ड, दैट सॉल्युबिलिटी में 2 टाइप के लिक्विड हो सकते हैं, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स, दैट इज जनरली देयर इन सिलेबस ऑफ 6th क्लास, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो ना इसका मतलब क्या होता है, मिसिबल एंड इमिसिबल? तो जो मिसिबल लिक्विड होता है, जब कोई 2 लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, व्हेन 2 लिक्विड कैन मिक्स विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड्स। एग्जांपल दैट इज कमिंग टू माय माइंड, लेट्स से यू हैव टेकन जूस ऑफ शुगर, लेमन। ओके, लेमन का आपने क्या किया, लेमनेड निकाला, थोड़ा सा उसका जूस निकाला और उसको, वो भी लिक्विड है, और उसको पानी में मिक्स किया। ओके, तो क्या होगा, दोनों घुल जाएगा। आपको अलग से दिखेगा क्या लेमनेड, जो लेमन का जूस रहेगा नहीं दिखेगा, दोनों एक दूसरे में घुल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, नींबू पानी, जिसको आप पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें तेल मिलाया, पानी में क्या मिलाया, तेल, तो तेल घुलता है क्या उसमें, नो, दिस ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ओके, तो ऊपर क्या होता है, फ्लोट हो रहा होता है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, दैट ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। सो लिक्विड्स that do not dissolve in each other, that do not mix with each other, are called as immiscible liquids, whereas liquids that dissolve or that mix with each other is called as miscible liquids. So these are 2 important definitions that may come in exam. Generally ये बहुत फेवरेट definitions है टीचर्स की, जो वो लोग देते हैं। आप दुनिया तो नहीं बोलूंगा, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में रहो। ठीक है, next property, last 2 properties and we'll finish the chapter. Next property is density. अब डेंसिटी क्या होती है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों के लिए। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, तो हम लोग उसके डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं एक बार फिर से रिवीजन के समय अच्छे से ही समझाऊंगा, इसको मैं थोड़ा हड़बड़ी में नहीं उड़ाऊंगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब, यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आपने लेट अस से इतना बड़ा, लाइक लेट अस से आपने कोई सर्कल लिया, स्फीयर लिया,
एक आपने क्रिकेट का बॉल और एक आपने आयरन का बॉल, शॉर्टपुट का बॉल आपने देखा ना, स्कूल में फेंका होगा शायद आपने। आपने सेम साइज का क्रिकेट का बॉल लिया और सेम साइज का एक आयरन का बॉल, शॉर्टपुट का बॉल लिया। अब आप बताओ कौन भारी रहेगा? श्योरली आयरन का बॉल भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। उतने ही बड़े वॉल्यूम में, क्योंकि सेम साइज का बॉल है तो उनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। वो अगर आप बोलोगे वॉल्यूम का हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन, कि वो कितना स्पेस लेता है, करेक्ट, कोई भी जगह में कितनी स्पेस लेता है। अगर दोनों का साइज सेम है तो क्रिकेट का बॉल भी उतनी स्पेस लेगा और शॉर्टपुट का बॉल भी उतनी स्पेस लेगा। लेकिन वजन किसका ज्यादा है? आयरन का। क्यों? क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स ठूस ठूस के भरे गए हैं। किसने भरा? नेचर ने भरा, भगवान ने भरा। जिसने भरा उससे हमको कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें आयरन के बॉल में किसने ज्यादा मॉलिक्यूल्स डाला या एटम डाला आयरन के, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं। ओके, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उतने ही बड़े साइज के बॉल में क्या हुआ है? उतने ही बड़े साइज के बॉल में आयरन के ज्यादा एटम्स हैं, इसीलिए वो भारी है। इसी को हम कहते हैं डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उतने ही वॉल्यूम में कितना मास है, जिसका ज्यादा मास रहेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो हमको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैस। गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ओके, तो आप देख भी सकते हैं हवा को पकड़ने, देखो मैंने हाथ में हवा पकड़ा है, दिख रहा है आपको? इतने आराम से पकड़ा है। लेकिन अगर मैं वही लिक्विड लूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैंने उतना ही अगर मैंने सॉलिड ले लिया तो और ज्यादा मुश्किल होगा, भारी हो जाएगा। करेक्ट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। तो डेफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा समझाने के लिए, क्योंकि डेंसिटी के ऊपर कई बार केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंट आपने शब्द सुना होगा कि ट्रांसपेरेंसी दैट आप अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई लेयर रखी है, तो आप कितना आपको उस पार दिखता है। अगर आपको पूरा दिख रहा है तो टेंशन ही नहीं, मतलब वो क्या है, कौन सा सब्सटेंस है वो? फुली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, इट इज फुली ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट इज, आपके सामने अगर वो ऑब्जेक्ट रख दिया तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे फॉग हो उधर, तो वो कौन सा होता है? वो होता है ट्रांसलूसेंट। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, बच्चे भूल जाते हैं इसको, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट को मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। और आखिरी होता है कि अगर आपके सामने वो ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि मान लो ये मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कुछ की पॉइंट्स, तो अगर मैंने सामने रख दिया तो मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? शायद नहीं दिख रहा होगा, मैंने कैमरे के सामने रख दिया। करेक्ट? तो ये क्या है? ओपेक। ये क्या है? ओपेक। ओपेक मींस दैट जहां से लाइट ट्रांसफर नहीं होती, दिस इज ओपेक, जिसमें उस तरफ का बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वन इज फुली ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ट्रांसलूसेंट। तो फुली ट्रांसपेरेंट कौन हो जाएगा? लाइक हमारे बुक में आपने देखा होगा, बुक में ऊपर एक झिल्ली होती है जो कि हमको बचपन में निकालना बहुत पसंद था, शायद अभी भी आप में से कुछ लोग निकालते होंगे। बट आप देखो उसके ऊपर वो पॉलीथीन लगी हुई है, लेकिन जो बुक का हमारा कवर पेज है वो क्लियरली दिखता है ना। आप अपने साइंस की बुक का आज देख लेना, ट्राई कर लेना, तो कवर पेज अच्छे से दिखता है। तो इस वहां पे क्या हुआ, वहां जो पॉलीथीन लगी दैट इज फुली ट्रांसपेरेंट, इसलिए हमको अंदर का दिख रहा है। जैसे कि कई बार हमारे स्कूल में जो, लेट अस से स्कूल में जो खिड़कियां लगी होगी, विंडोज, उसमें कांच के ग्लास के विंडोज होंगे शायद, तो उसको आप देखोगे तो उस तरफ का पूरा दिखता है, क्लास के बाहर क्या है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। वेयर इज ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट विंडोज और डोर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेस, कि हमें थोड़ा थोड़ा दिखे, पूरा ना दिखे। या फिर विंडो पेन, बाथरूम के विंडो पेन में होता है कि उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है, पूरा हेजी होता है, फॉगी होता है, तो थोड़ी लाइट आती है लेकिन आर पार कुछ दिखता नहीं है। एंड लास्ट इज ओपेक। लास्ट इज ओपेक। ओपेक में क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे हमारे घर की दीवार, वो पूरी ओपेक है, उस तरफ का कुछ भी दिखता है क्या? आपको शक्तिमान वाली शक्तियां लाना पड़ेगा अगर आपको देखना है तो ये तीन टाइप के सब्सटेंस है, बट शायद बुक में ये नहीं होगा, बट मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। होता क्यों है ये? बिकॉज it allows the light to pass through it. Transparent substances allow light or allow full light to pass through it, whereas translucent substance allow only some light or partially. It allows light to pass through it partially, whereas opaque does not allow light to pass through it. तो अगर कोई सब्सटेंस है जो लाइट को जाने ही नहीं देगा वो ओपेक कहलाएगा, जो थोड़ा जाने देगा लाइट को उसे कहेंगे हम ट्रांसलूसेंट, और जो पूरा पूरा जाने देगा उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर। ओके, सो हमारा चैप्टर तो हो गया।
अभी इसको एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मैटर क्या होता है, उसमें दो चीजें क्या सेम है हर मैटर में, दैट इट हैज mass and occupy space. After that we saw that what is matter made up of. So we have seen that the smallest particle of an element is atom, whereas smallest particle of a compound is molecule. उसमें फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि हमारा काम आसान कर देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं जो आपके बुक में दिए होंगे, यू कैन स्टडी। Okay, after that we discussed that what are the basis on which we can do classification. So we have discussed some properties like appearance, luster, texture, state, which is solid, liquid, gas. उसमें हमने देखा कि शेप और वॉल्यूम, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। आफ्टर दैट वी सॉ सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी मतलब कितना सब्सटेंस लिक्विड में या फिर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, और उसमें हमने एक रिलेशन देखा दैट विद टेम्परेचर इट इंक्रीजेस, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इन विच वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। अगर दोनों घुल जाए तो मिसिबल, ना घुले तो इमिसिबल। आफ्टर दैट वी सॉ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो मुझे समझाने में बच्चों को बहुत हेल्प करता है कि अगर आप सेम साइज के दो बॉल ले लोगे, शॉर्टपुट और क्रिकेट, कौन सा भारी रहेगा? शॉर्टपुट का बॉल भारी रहेगा। एंड लास्ट वी सॉ ट्रांसपेरेंसी, कितना वो लाइट पास होने देता है। अगर पूरा लाइट पास होने दे रहा है तो ट्रांसपेरेंट, थोड़ा दे रहा है तो ट्रांसलूसेंट, और बिल्कुल भी नहीं दे रहा है तो क्या कहेंगे? ओपेक। इन दिस वे अवर चैप्टर एंड्स एंड दिस इज द नोट। इसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, यूट्यूब में फोटो के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में रिवीजन के लिए, और इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, उतना आपका फायदा होगा। ओके, सो इन दिस वे वी फिनिश अवर चैप्टर। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई और डाउट है या आपकी बुक में कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक है, यू कैन टेल मी कि कौन कौन से टॉपिक है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा साइंस तो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स, विच एवर सब्जेक्ट, इफ यू वांट सच रिविजन वीडियोस ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, अदर चैप्टर, और आपको मैथ्स में आपको फ्रैक्शन ही नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे मुझे टॉपिक का कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। विल ट्राई टू सर्व यू in that way. Thank you very much. Hare Krishna.